सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आदरणीय आईआरएस साहब अजय खरडे साहब को भी नमस्कार। आज जो हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 5 शुरू कर रहे हैं, मैंने आपको पहले विस्तार से कार्य योजना दी है कि इंडियन पॉलिटी हम 34 लेक्चर्स में खत्म करेंगे और आज उसका 5वां लेक्चर है। और 5वां लेक्चर्स में हमें क्या पढ़ाना है और इस 5वें लेक्चर्स का सिलेबस क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लक्ष्मण जी से अनुरोध है कि वो पीपीटी लगाएं। जब तक लक्ष्मण जी पीपीटी लगाएंगे तो मैं 5वें लेक्चर्स का जो सिलेबस आपको समझा देता हूँ। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने लेक्चर 5 है और लेक्चर 5 में हमें जो पढ़ना है वो हम समझते हैं कि पढ़ना क्या है। लक्ष्मण जी उसको टिक करते रहिएगा जहां जहां जो बात है। पहला जो टॉपिक है अपना वो है नागरिकता क्या है, व्हाट इज सिटीजनशिप। नागरिकता क्या है सबसे पहले हम इसको जानेंगे। अब इसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे नागरिक, लक्ष्मण जी यदि संभव हो तो कलर कीजिए। नागरिक क्या होता है, गैर नागरिक क्या होते हैं, शरणार्थी क्या होते हैं जिनको रिफ्यूजी बोलते हैं, और अवैध प्रवासी क्या होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे दूसरा टॉपिक अपना डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है, हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस शब्द को सुना होगा और हो सकता है कई लोगों ने इस शब्द को ना सुना हो, परंतु आज हम डायस्पोरा की चर्चा करेंगे। फिर तीसरा देखेंगे टॉपिक संवैधानिक प्रावधान। नागरिकता से संबंधित जो संविधान में प्रावधान है वो कौन कौन से हैं संवैधानिक प्रावधान। फिर जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1995 कि नागरिकता जो अधिनियम 1995 में जो बना था उसमें क्या क्या संशोधन किए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए। फिर उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को देखेंगे और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, हम किसको जानेंगे। ये हमारा सिलेबस है जो हमें नागरिकता से संबंधित पढ़ना है। आशा है कि आप सभी लोगों ने इस सिलेबस को देख लिया होगा और एक बार पढ़ लिया होगा। चलिए पीपीटी अगली लगाइए। नेक्स्ट पीपीटी। लक्ष्मण जी अगली पीपीटी लगाएं। देखिए जब तक लक्ष्मण जी नेक्स्ट पीपीटी लगाएंगे तब तक हम आगे पढ़ते हैं कि अब हम आते हैं नागरिकता या राज्य देश। नागरिकता में मैंने 2 भागों में इसे विभाजित किया है। पहला नागरिकता प्रमाण पत्र, जिसके पास उस देश की नागरिकता है, उस देश का वोटर कार्ड या आधार कार्ड है या अन्य कोई प्रमाण है, वो है उस देश का नागरिक है। और दूसरा है गैर नागरिक। गैर नागरिक कौन होते हैं? अब गैर नागरिक अब हो सकते हैं या तो वैध प्रवासी हो सकते हैं गैर नागरिक, या शरणार्थी हो सकते हैं, या अवैध प्रवासी हो सकते हैं। ये गैर नागरिक हो सकते हैं या तो वैध प्रवासी हो सकते हैं, या शरणार्थी हो सकते हैं, या अवैध प्रवासी हो सकते हैं। लक्ष्मण जी जहां मैं पढ़ रहा हूँ उसको टिक करते जाइए। अब हम आगे आते हैं भारतीय डायस्पोरा। ऊपर लक्ष्मण जी आगे बढ़ाइए, पीपीटी को ऊपर कीजिए। अब आते हैं भारतीय डायस्पोरा। अब देखिए एक डायस्पोरा शब्द आया था, मैं पहले डायस्पोरा शब्द को समझा दूं कि डायस्पोरा शब्द किसे कहते हैं। देखिए जब सबसे पहले डायस्पोरा शब्द को चीन में इजाद हुआ, चीन ने सबसे पहले यह पता किया कि विश्व में सारे देशों में ऐसे चीन के नागरिक कौन कौन से हैं
जो वहाँ स्थायी रूप से रहने लगे हैं कई देशों में, और उनको पहले एक लिस्ट बनाई गई कि ये लोग हैं, चीन के लोग हैं जो रह रहे हैं। फिर उनसे भावनात्मक अपील की गई कि भाई आप जो जिस देश में भी रह रहे हैं ठीक है, वहां से पैसा कमाएं और वो पैसा हमारे देश चीन को भेजा जाए, और कुछ हिस्सा चीन को भेजा जाए जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम अपना उनका सहयोग ले सकें। तो सबसे पहले जो डायस्पोरा शब्द का अर्थ था चाइना से लिया गया, उसके बाद भारत ने भी इसको बखूबी अपनाया। भारत ने भी देखा कि भारत के कई लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो चाहे भारत में इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए भारत ने उनको कई सुविधाएं भी दी हैं। और जो सुविधाएं दी हैं हम उनको अब पढ़ेंगे। और डायस्पोरा शब्द से आप समझ गए होंगे, ऐसा भाव अपने देश के लोगों से ऐसा भावनात्मक लगाओ जो विदेश में रह के वहाँ जो मुद्रा अर्जन करते हैं और उसका कुछ पैसा इन्वेस्ट भारत में करें, उनको हम डायस्पोरा बोलते हैं। अब डायस्पोरा 3 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहला है एनआरआई। लक्ष्मण जी एनआरआई को इंगित कीजिए। सबसे पहला एनआरआई। एनआरआई का जो फुल फॉर्म है वो है नॉन रेजिस्टेंट इंडियन। एनआरआई आपने कई नाम सुना होगा कि एनआरआई है। एनआरआई का जो फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब भारत में रहता नहीं है, उसको एनआरआई बोलते हैं। अब मैं और दूसरा है पीआईओ। दूसरा है पीआईओ, इसका जो फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लक्ष्मण जी पीआईओ को करें। पीआईओ पीआईओ का फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और तीसरा जो है ओसीआई। तीसरा है ओसीआई। ओसीआई का फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई इसका फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए भारतीय डायस्पोरा में 3 तरह के लोग शामिल होते हैं, 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी एनआरआई की होती है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। और दूसरी श्रेणी पीआईओ की होती है, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और तीसरी श्रेणी ओसीआई, इसका फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इनका क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या पात्रता है, हम अब इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनआरआई के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एनआरआई की होने की शर्त क्या है कि विदेशों में 182 दिन रहा हो। किसी भी भारत से बाहर किसी भी देश में यदि वो 182 दिन रह लिया हो तो उसको एनआरआई की श्रेणी में आ जाता है। मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल से 21 मार्च तक शुरू होता है उसमें 365 दिन होते हैं। उन 365 दिन में से कम वो 182 दिन किसी भी देश में रहा हो तो वह एनआरआई की श्रेणी में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी गणना कैसे होती है। तो इसकी गणना यूं होती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में 30 दिन रह आया, फिर वो भारत लौट आया, फिर उसके बाद 8-10 दिन बाद फिर चला गया। मतलब एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन किसी देश दूसरे देश में रहेगा तो उसको एनआरआई कहा जाता है, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। हाँ, प्रमाण पत्र क्या होगा? प्रमाण पत्र उसकी भारतीय नागरिकता होगी। एनआरआई में ही पढ़ा रहा हूँ लक्ष्मण जी। और जो विदेश में 182 दिन के नीचे एक प्रमाण पत्र लिखा है उसको टिक कीजिए। उसका प्रमाण पत्र जो होगा वो भारतीय नागरिकता ही होगी, अर्थात वह भारत का पासपोर्ट धारी होगा और उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की हो, भारतीय नागरिकता हो, भारत का पासपोर्ट हो और विदेशों में 182 दिन या उससे अधिक दिन रहा हो, उसको एनआरआई मान लिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? यह विशिष्ट
प्रायोजन से होता है। विशिष्ट प्रायोजन जो जैसे होता है, अब हम कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए जाता है, कोई व्यक्ति व्यवसाय के लिए जाता है या कोई प्रोफेशन के लिए जाता है, यह उसका विशिष्ट प्रायोजन होता है, विशिष्ट प्रायोजन होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, एनआरआई जो होते हैं, एनआरआई चुनाव भी लड़ सकता है और मत भी दे सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप अंडरलाइन कर लिया, अच्छी बात है, सारे स्टूडेंट इसका ध्यान रखें कि जो एनआरआई श्रेणी है भारतीय डायस्पोरा की, वह चुनाव लड़ सकता है और वोट भी दे सकता है। ध्यान रखें कि एनआरआई व्यक्ति चुनाव लड़ भी सकता है और वोट भी दे सकता है, वोट भी दे सकता है एनआरआई व्यक्ति। अब हम आते हैं इसकी दूसरी श्रेणी पीआईओ पर। पीआईओ को समझते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका जो हिंदी नाम है, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसे कहते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। अब इसकी क्या शर्त है भारतीय मूल की व्यक्ति की? उसकी शर्त ये है जिसकी चार पीढ़ी मतलब अभी उसके पिता, उसके दादा, उसके परदादा या उसके भी पिता कभी भारतीय नागरिकता का प्रमाण रहा हो। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी चार पीढ़ियों में से कभी भारत के नागरिक रहे हों, उसे भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। अब इसमें पीआईओ कार्ड में, पीआईओ जो कार्ड है वह, उसकी क्या विशेषता है? पीआईओ कार्ड की विशेषता ये है कि यह 15 साल वीजा फ्री एंट्री भारत में रहेगी। लक्ष्मण जी इसको टिक करिए, पीआईओ कार्ड की जो एंट्री है 15 साल तक वीजा फ्री रहेगी एंट्री। और इसके बाद 2015 के बाद वीजा फ्री एंट्री हमेशा के लिए हो गई। 2015 में एक संशोधन हुआ। उस संशोधन में आज अगर आपसे पूछा जाए कि पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की जो भारत में वीजा फ्री एंट्री है वो कितने सालों तक फ्री है, तो आप बताएंगे ये हमेशा के लिए फ्री कर दी गई है। वीजा फ्री एंट्री हमेशा के लिए हो गई है 2015 से। 2015 के पहले थी 15 साल तक। अब 180 दिन से कम निवास करने पर थाने में जानकारी देना आवश्यक नहीं है। यदि कोई पीआईओ मूल का व्यक्ति है, अगर वह भारत आता है और 180 दिन या उससे कम समय के लिए निवास करता है, तो उसको थाने में, अपने निकटतम जो थाना है वहां अपनी जानकारी देना आवश्यक नहीं है। और यदि 180 दिन से अधिक दिन रहता है तब वह जानकारी देना आवश्यक है। ये है अब हम पढ़ते हैं, अभी पीआईओ खत्म नहीं हुआ है पर अगली स्लाइड्स में है तो हम उसको एक साथ पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा ओसीआई के बारे में जान लें। ओशियन सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका जो हिंदी में इसको बोलते हैं समुद्र पारीय नागरिक। समुद्र पारीय नागरिक इसकी हिंदी होती है समुद्र पारीय नागरिक। अब इसके बारे में क्या है हम इसको समझते हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता छोड़कर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। जो मैं पढ़ाऊंगा लक्ष्मण जी उसको टिक करते जाइएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता को छोड़कर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो उसे ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या समुद्र पारीय व्यक्ति कहा जाता है। ओसीआई को शुरू से ही वीजा फ्री एंट्री भारत में दी गई है। जैसे पीआईओ को 15 साल के लिए वीजा फ्री एंट्री दी गई थी, परंतु 2015 में संशोधन करके इसको भी वीजा फ्री एंट्री कर दिया गया है। अब पीआईओ एवं ओसीआई को ओसीसीआई कार्ड
जारी किया जाता है और दोनों को समान सुविधा दी जाती है। अब क्या हो गया, पीआईओ और ओसीआई को ओसीसीआई कार्ड जारी किया जाता है और दोनों को ही इसमें समान सुविधाएं दी जाती हैं। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ लेक्चर खत्म होने के बाद मैं इसको पूछूंगा, कृपया ध्यान से पढ़ें। देखिए अभी हम भारतीय डायस्पोरा पर चर्चा कर रहे थे। भारतीय डायस्पोरा की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला है एनआरआई, नॉन रेसिडेंस इंडियन। एनआरआई जो होता है वह भारतीय पासपोर्ट धारक होता है और यदि 180 दिन तक विदेश में निवास कर ले तो उसको एनआरआई की संज्ञा दी जाती है। वह भारत का ही नागरिक होता है, उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की होती है। वह भारत में चुनाव लड़ सकता है और वोट दे सकता है, उसे एनआरआई बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, इनकी शर्तें होती है इनकी 4 पीढ़ियों में से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता धारण किए हो। पीआईओ कार्ड को 15 साल फ्री एंट्री होती है भारत में, परंतु 2015 के बाद वीजा फ्री एंट्री कर दी है। इसकी शर्त यह है कि 180 दिन यदि वह भारत में निवास करता है तो उसको थाने में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम आए थे ओसीआई पर। इसका फुल फॉर्म था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको समुद्र पारी नागरिक बोलते हैं। इसकी जो शर्त है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता छोड़कर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। ओसीआई को शुरू से ही वीजा फ्री एंट्री थी। अब पीआईओ और ओसीआई दोनों को समान सुविधाएं भारत में दी जाती है। चलिए पीपीटी थर्ड लगाइए। बहुत बढ़िया। देखिए एनआरआई के बारे में जो कहना था वो हम कह चुके हैं जो पहली स्लाइड में। अब थोड़ा सा पीआईओ और ओसीआई के बारे में थोड़ी सी और हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है। अब जैसे पीआईओ को कृषि व बागवानी की जमीन को छोड़कर कोई भी चल अचल संपत्ति खरीद सकता है। देखिए पीआईओ भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं। वह संपत्ति है कृषि और बागवानी को छोड़कर कोई भी चल अचल संपत्ति वह भारत में खरीद सकता है। और दर भारतीय नागरिकों को घूमने में मॉन्यूमेंट, इसका अर्थ ये है आप जब भी कोई भी मॉन्यूमेंट्स या कोई भी ऐतिहासिक चीज देखने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ काउंटर पर जब टिकट लेने के लिए जाते हैं तो आप यह पाते हैं काउंटर पर कि भारतीय नागरिकों के लिए 10 रुपए और जो विदेशी नागरिकों के लिए जो भारत के नहीं है उनके लिए टिकट 100 रुपया होता है। अगर कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति है तो वहां पर जो दर लगेगी वो लगेगी भारतीय नागरिकों जैसी ही। ठीक है, यदि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसको अंडरलाइन कर दीजिए लक्ष्मण जी, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पीआईओ भारतीय मूल के जो व्यक्ति जो विदेश से आते हैं यदि कोई मॉन्यूमेंट घूमने जाते हैं तो उनको दर कौन सी लगेगी, भारत के व्यक्तियों के समान या विदेशी व्यक्तियों की दर पर, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसका अगला है एनआरआई और पीआईओ कोटा पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए थोड़ा ओसीआई के बारे में, ओसीआई को और समझें। पीआईओ और ओसीआई को दोहरी नागरिकता नहीं है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पर कि दोहरी नागरिकता भारत में किसी को नहीं है। आप कहेंगे एनआरआई का व्यक्ति है पर भारत का नागरिक नहीं है। यहाँ पर यह ध्यान रखना पीआईओ और ओसीआई भारत के नागरिक नहीं है, अर्थात भारत कोई दोहरी नागरिकता की बात नहीं करता है। ठीक है, पीआईओ और ओसीआई दोनों ना तो भारत में चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही मत दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अंडरलाइन करें लक्ष्मण जी कि भारतीय पीआईओ जो है भारतीय मूल का व्यक्ति या ओसीआई ना तो भारत में चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही वोट दे सकते हैं।
अगर क्वेश्चन आए कि भारत में चुनाव और वोट कौन दे सकता है, तो उसका आंसर होगा एनआरआई। ठीक है, ये हमने भारतीय डायस्पोरा के बारे में पढ़ा, हमने एनआरआई के बारे में जाना, हमने पीआईओ के बारे में जाना, हमने ओसीआई के बारे में जाना। अब हम इसको पीपीटी को आगे कीजिए लक्ष्मण जी। और ऊपर कीजिए। देखिए, अब हम आते हैं नागरिकता से लाभ क्या है। नागरिकता के लाभ के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला लाभ है भेदभाव से मुक्ति। नागरिकता से जो पहला लाभ है भेदभाव से मुक्ति है, करते जाइए यदि संभव हो तो। और दूसरा जो लाभ है लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और तीसरा लाभ है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, तीसरा लाभ है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चौथा लाभ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य कोई भी शासकीय पद नागरिकता भारत के नागरिक को ही मिलता है, यानी वही धारण कर सकता है। और पांचवा लाभ है आईएएस, पीसीएस, आईपीएस और आईएफएस भारतीय नागरिक को ही प्रदान किए जाएंगे। ये पद भारतीय नागरिक को ही प्रदान किए जाएंगे। अब नागरिकता से लाभ भेदभाव से मुक्ति हो गई कि किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, लोक नियोजन में अवसर की समानता हो गई। तीसरा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। चौथा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य शासकीय पद भारतीय नागरिक को ही मिलेंगे। पांचवा है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस भारतीय नागरिक ही बन सकेंगे। ठीक है, ये तो है नागरिकता से लाभ। अब हम आते हैं संवैधानिक प्रावधान नागरिकता से संबंधित कौन कौन से हैं जो भारत के संविधान में दिए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख है। संवैधानिक प्रावधान जो भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित है। मैं यहाँ पे बता दूं कि ये भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता से टॉपिक है और वहाँ आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता से संबंधित बात कही गई है। नागरिकता से संबंधित बात कही गई है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 तक संविधान लागू होते समय नागरिक कौन थे भारत के, उसका जिक्र किया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक कौन होंगे, वह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 पे आइए, आर्टिकल 5 को अंडरलाइन कीजिए। आर्टिकल 5 में कुछ बातें कही गई है। जैसे हम पहली बात है कि जन्म भारत में संविधान लागू होते समय, आर्टिकल 5 में कहा गया है जन्म भारत में हो, संविधान लागू होते समय, जब भारत का संविधान लागू हो रहा था उस समय उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1935 के भारत में हुआ हो तथा माता पिता 1935 के भारत में नागरिक। चलिए हम जो अभी पढ़ा रहे हैं वो नागरिकता पढ़ा रहे हैं और हमने नागरिकता का एक सिलेबस भी बनाया था कि नागरिकता में हमें क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद हम डायस्पोरा को पढ़े थे। डायस्पोरा शब्द चीन में सबसे पहले प्रयोग किया था, भारत ने भी किया था। उसमें हमने ये देखा था कि एनआरआई कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। फिर हमने देखा था पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर हमने देखा था ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन। ये 3 शब्द आप खूब सुने होंगे कि एनआरआई है, पीआईओ है, ओसीआई है। तो इसके बारे में आज हमने थोड़ा सा विस्तार से समझा है और जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे या पीएससी में आएंगे वो यहीं से आ जाएंगे, तो ये गारंटी है। अब हमने पढ़ा उसके बाद नागरिकता से लाभ क्या क्या है।
फिर हम आए संवैधानिक प्रावधान जो नागरिकता से संबंधित हैं, वो कौन कौन से हैं, जो हमने आर्टिकल 5 से 11 तक जाने। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 तक जो है वो संविधान के लागू होते समय ही भारत के नागरिक कौन होंगे उसके बारे में बताता है। फिर हमने आर्टिकल 5 को पढ़ा। आर्टिकल 5 को में पहली बात जो कही गई है वो ये कही गई है, जन्म भारत में संविधान लागू होते समय या उससे पहले हुआ हो। दूसरी जो बात कही गई है, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1935 के भारत में हुआ हो तथा माता पिता 1935 में भारत के नागरिक रहे। अब तीसरी बात अगली स्लाइड में है, अगली पीपीटी में है, पीपीटी बढ़ाइए। हाँ, तीसरा जो कहा गया है, अंडरलाइन करते जाइएगा लक्ष्मण जी। तीसरी बात है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से कोई व्यक्ति भारत में अधिवास कर रहा हो। यदि कोई भी व्यक्ति जो उस समय 1950 में जब भारत का संविधान बना था, यदि 1945 में कोई देश छोड़कर इस देश में रहने लगा हो तो उसको भी भारत का नागरिक जन्म से कहा जाएगा। ये आर्टिकल 5 में उल्लेख है। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है, अब हम उस पर आते हैं। आर्टिकल 6 देखिए, आर्टिकल जो 6 है वो ये कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी भारत की। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो बंटवारे के समय बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए थे, नहीं सॉरी, बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी भारत की। तो इसमें लिखा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारतीय सीमाओं में प्रवेश कर लिया हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। देखिए, ये डेट याद रखिएगा, आप उस डेट को अंडरलाइन करें लक्ष्मण जी कि 19 जुलाई 1948 को यदि किसी पाकिस्तान के व्यक्ति ने भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भारत आएगा तो उसे सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अगर भारत पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत आता है तो उसे जो भी सक्षम अधिकारी होगा उससे प्रमाण पत्र प्राप्त करना ही होगा। ये आर्टिकल 6 में उल्लेख है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें उन लोगों का उल्लेख है जो पाकिस्तान से भारत आए। अगला है आर्टिकल 7। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई पाकिस्तान से भारत आए वो तो ठीक है, कुछ लोग भारत से पहले पाकिस्तान चले गए होंगे और फिर पाकिस्तान में देखा होगा कि वहाँ सूट नहीं किया होगा पाकिस्तान, तो भारत में आने की इच्छा जाहिर की होगी। तो मैंने लिखा है इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर इंडिया। तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे लोगों को नागरिकता में अगर 19 जुलाई, इसमें भी वही है, 19 जुलाई 1948 के बाद, और अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद यदि आ रहा है तो सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र उसे जारी कर प्राप्त करना होगा। इसको अंडरलाइन कीजिए लक्ष्मण जी। 19 जुलाई 1948 के बाद यदि वह भारत से पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान से फिर भारत आना चाहता है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र लेना होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 7 में कहा गया है। अब आप स्लाइड को ऊपर कीजिए, आर्टिकल 8 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि 1935 के बाद भारत से बाहर कोई व्यक्ति 1935 के बाद भारत से बाहर चला गया हो तो क्या होगा, उसको भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। तो भाई माता या पिता या दादा दादी में भारत की नागरिकता रही हो तो 1935 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर चला गया हो और यह भारत में आना चाह रहा हो तब उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी।
तो इसमें कहा गया है कि भाई या तो उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, और जो जन्म भारत से बाहर हो तो भारतीय दूतावास में आवेदन दिया हो। अगर उसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो उसने भारतीय दूतावास में आवेदन दिया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। आर्टिकल 8 बेसिकली कहता है कि यदि 1935 के बाद कोई व्यक्ति भारत से बाहर चला गया और वहाँ कोई किसी अन्य देश का नागरिक बन गया, उसके बाद यदि वह आना चाहे तो कैसे आएगा, तो उसमें ये कहा गया है कि उसकी माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, और यदि जन्म उसके भारत से बाहर है तो वह भारतीय दूतावास में आवेदन किया हो। अब हम आते हैं आर्टिकल 9 पे। आर्टिकल 9 क्या कहता है? देखिए, जो पढ़ा रहा हूँ वो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 365 तक ऐसे ही जाऊंगा। कुछ आर्टिकल छोड़ दूंगा जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, परंतु हम ऐसे ही जाएंगे और हम पूरे आर्टिकल्स को समझ लेंगे, ये मेरी गारंटी। आप सिर्फ लेक्चर को सुन भर लें और उसको एक बार जो मैंने पीपीटी बनाई है अपने हाथ से लिख लें। आप निश्चित मानिए कि इसमें सफिशिएंट होगा इतना। चलिए आर्टिकल 9 को पढ़ते हैं। भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसे भारत की नागरिकता से स्वतः वंचित कर दिया जाएगा, यह बात करता है। आर्टिकल 9 बेसिकली ये कहता है कि यदि कोई नागरिक भारत का है और वह किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारत में दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट नहीं है, भारत में केवल एकहरी नागरिकता का कंसेप्ट। मैंने कहा भारत में दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट नहीं है, भारत में केवल एकहरी नागरिकता है। आर्टिकल जो 9 कहता है कि यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता का ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 10 पर। आर्टिकल 10 जो है वो कहता है संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन उनकी नागरिकता भविष्य में जारी रहेगी। संसद जो भी कानून बनाएगा उस कानून के अधीन उनकी नागरिकता हमेशा रहेगी अगर जो भारत का नागरिक है। आर्टिकल। अब हम आते हैं आर्टिकल 11 पर। अगली पीपीटी। हाँ, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है संसद जो है ही नागरिकता कानून बना सकती है। मतलब भारत की संसद ही नागरिकता का कोई कानून बनाना होगा तो संसद ही बना सकती है। जो नागरिकता अधिनियम 1955, सबसे पहले संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था, उसके बाद कुछ संशोधन होते रहे। ये आर्टिकल 11 में इसका उल्लेख है। अभी हम जो पढ़े हैं नागरिकता पढ़े हैं। नागरिकता में हमने भारतीय डायस्पोरा को पढ़ा है। डायस्पोरा में 3 श्रेणियां हैं। एनआरआई को पढ़ा है, पीआईओ को पढ़ा है, ओसीआई को पढ़ा है। उसके बाद हमने संवैधानिक प्रावधान जो भारत के संविधान में दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ा है। हमने नागरिकता का लाभ क्या है उसके बारे में पढ़ा है। अब हम आते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 पर। नागरिकता अधिनियम 1955, यह अधिनियम कहता है कि भारत का नागरिकता कैसे प्राप्त होगी या किस आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है। पहला, जन्म से। अंडरलाइन करें लक्ष्मण जी, जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा, वंश से भारत का नागरिक हो सकता है, वंश को अंडरलाइन करें। तीसरा, पंजीकरण द्वारा भी
भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और चौथा है प्राकृतिकरण या देशीकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और पांचवा है अर्जित राज्य क्षेत्र। यदि भारत कोई दूसरा क्षेत्र अर्जित कर ले तो वहां के लोग भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से नागरिकता का उल्लेख है। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा प्राकृतिकरण या देशीकरण द्वारा और पांचवा अर्जित राज्य क्षेत्र द्वारा। अब हम सबसे पहले जन्म से पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। हालांकि इसके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, परंतु यहाँ भी हम पढ़ते हैं। चलिए आइए, जन्म से भारत का नागरिक। स्लाइड्स को ऊपर कर दीजिए लक्ष्मण जी, पीपीटी ऊपर कर दीजिए। बस हम पढ़ते हैं जन्म से भारत का नागरिक कौन होगा। इसमें है 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, एक तरह से परिभाषा है, इसे आप पढ़ लेना। जन्म से भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, एक नोट भी है। नोट में लिखा है 2003 में संशोधन करके 2004 से इसे लागू किया गया। माता या पिता में से भारत का नागरिक हो और अवैध प्रवासी। बाद में 2003 में एक संशोधन कर दिया कि पहले कहा है माता पिता जन्म से भारत का नागरिक हो, तो अब चूंकि अवैध प्रवासी की स्थिति काफी विकट हो गई थी भारत में, तो जो दूसरे देश के शरणार्थी भारत में आ गए थे, तो उसमें ये कहा गया, एक शर्त जोड़ दी गई 2003 में संशोधन करके 2004 से, कि वह अवैध प्रवासी ना हो, भारत के नागरिक तो हो पर अवैध प्रवासी ना हो। ये जन्म से नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब पढ़ते हैं वंश से कैसे नागरिकता प्राप्त होगी। वंश पे आइए। जन्म भारत से बाहर हुआ हो, 26 जनवरी 1950, जिसके माता पिता के पास जन्म के समय भारतीय नागरिकता हो। देखिए, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत के संविधान लागू होते समय 26 जनवरी 1950 को भारत के बाहर हुआ है, मान लीजिए बाहर हुआ है किसी बच्चे का जन्म, और उसके माता पिता के पास जन्म से भारतीय नागरिकता है, दो चीजें हैं। अगर आज कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा हो और भारतीय नागरिक हो, या मतलब एनआरआई हो, यदि उसके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो परंतु माता पिता भारत के नागरिक हैं, और 1992 में एक संशोधन किया गया कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, और 2004 में संशोधन किया गया। 2004 में संशोधन करके कहा गया कि माता पिता में से किसी एक के पास भारतीय नागरिकता हो एवं भारतीय दूतावास में ऐसा जन्म 1 वर्ष के भीतर पंजीकृत हो, उसे ही वंश से नागरिकता प्राप्त होगी। थोड़ा सा पीपीटी को ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी। देखिए, वंश से भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। इसमें सीधा सा अर्थ ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या आज की कोई डेट में विदेश में हुआ हो, परंतु जो उसके माता पिता हों वह भारत के नागरिक हों। 1992 में ये कर दिया गया कि माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। 2004 में संशोधन कर दिया गया, माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, परंतु 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में उस बच्चे का पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो ऐसे जो व्यक्ति है उनको वंश से भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। बाकी पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता, प्राकृतिकरण या देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता, या अर्जित राज्य क्षेत्र द्वारा भारत की नागरिकता को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ ही नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी
या विभिन्न पीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी खत्म करेंगे और नागरिकता का टॉपिक अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। चलिए अब लक्ष्मण जी कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों से, जिससे इसका एक रिवीजन भी हो जाएगा और पता भी चलेगा कि बच्चों ने कितना सुना कितना देखा। इसको स्लाइड्स को हटा दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए जो भी बच्चा जवाब देना चाहे वो जवाब दीजिएगा। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला प्रश्न है, डायोस्पोरा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग किस देश में किया? चीन में। वेरी गुड, वेरी गुड। भारतीय डायस्पोरा में कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। कौन कौन सी? NRI, PIO और OCI। NRI का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। PIO का फुल फॉर्म क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। OCI का फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। अब आप नहीं बताएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा। क्वेश्चन है कि NRI की परिभाषा ये है कि 180 दिन तक कोई व्यक्ति यदि विदेश में रह ले तो उसको NRI का दर्जा प्राप्त हो जाता है। क्या यह मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, गलत है। कितने दिन तक है? 182। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि PIO या OCI वाले व्यक्ति भारत में चुनाव लड़ सकते हैं और मत भी दे सकते हैं। क्या यह कथन सही है? नहीं, गलत है। तो कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन मत दे सकता है इन तीनों में? NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि PIO मूल का व्यक्ति भारत में एग्रीकल्चर लैंड और बागवानी लैंड को खरीद सकता है। यह कथन सही है? जी। सही कथन है? यह कथन गलत है। एग्रीकल्चर और बागवानी जमीन को छोड़कर कोई भी चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। ठीक है। अब अगला कथन जो पढ़ रहा हूं वो बताइए। अभी अभी मोदी गवर्नमेंट ने जो PIO और जो OCI श्रेणी के लोग हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी है। क्या यह कथन सही है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? गुरसिंह पावरा। अरे भूषण जी हैं आप। सही है। अगर कोई भी इस तरह के कथन में उलझाए तो हमें उलझना नहीं है। मैंने जो PPT दी है बहुत स्पष्ट है PPT। अगर ऐसा कोई संशोधन होगा तो मैं उसको बताऊंगा। परंतु PIO और OCI श्रेणी के व्यक्ति जो है उनको नागरिकता प्राप्त नहीं है, सिर्फ NRI को नागरिकता है और NRI तो भारत का ही नागरिक है, भारत का पासपोर्ट धारी है। चलिए कोई भी व्यक्ति बताइए कि नागरिकता से लाभ क्या क्या है?
IPS नागरिक होने के बाद ठीक, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आया है तो एक समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा में यदि उसने भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया तो उसे भारत की नागरिक मान लिया जाएगा। वह टाइम क्या है? 1948। 19 जुलाई 1948। बहुत बढ़िया। बताइए, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? 5 कौन कौन से प्रकार हैं? जन्म से, ठीक है, ठीक है, नोनीकृत कर से, हाँ, हाँ, देशीकरण और प्राकृतिकरण। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों ने अच्छे से सुना, इसके लिए धन्यवाद।